Hello students, welcome to the DSS online classes. We are going to discuss about internet basics. Okay? इस चैप्टर में हम लोग इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि कैसे इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इंटरनेट कनेक्शन टू योर पीसी etc. ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इंटरनेट. इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स. ओके, क्लियर. जितने भी दुनिया में कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जितने भी नेटवर्क्स हैं, उनका जो ग्लोबली सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, यानी नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ओके, सिंपल. अब अगला टॉपिक है व्हाट इज द हायरार्की और व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. द फर्स्ट 1969 ARPANET वाज डेवलप्ड. ओके, एक यूएस मिलिट्री ऑपरेशन था जिसके थ्रू ARPANET को डेवलप किया गया था. ठीक है, वहीं से इंटरनेट की शुरुआत होती है. उसके बाद डिफरेंट फेजेस से गुजरता हुआ आया क्या? NFS नेट आया. NFS नेट भी ARPANET की तरह एक बैकबोन था. बाद में जो इंटरनेट का बैकबोन एक्चुअली यही बना. ठीक है, उसके बाद 1989 में फर्स्ट ISP इंट्रोड्यूस हुआ था. ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. मतलब पहला कमर्शियल यूज हो रहा शुरू हो गया था 1989 में. ठीक है, और 1989 के आसपास ही टिम बर्नर्स जो थे वो WW वर्ल्ड वाइड वेब का जो इन्वेंशन कर दिए थे. और यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम आजकल सर्फिंग कर सकते हैं. ओके, आप लोग जितने भी नेटवर्क्स पे जितने भी वेब पेजेस को सर्च करते हो वो तभी पॉसिबल है जब वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन हुआ था. उसके पहले नहीं था वैसा. ठीक है, उसके पहले पार्टिकुलर मैसेजेस वगैरह भेजे जाते थे, वेबसाइट वगैरह एक्सेस नहीं किए जाते थे. क्लियर. उसके बाद 93 में आया था क्या? मोजेक नाम का एक फर्स्ट वेब ब्राउज़र आया था जो कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला ब्राउज़र था. ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे. ठीक है, उसी तरह से नेटस्केप नेविगेटर आया था 1994 में. और 2000 के आसपास में आपका 3 मिलियन पीपल इसको कनेक्ट हो गए थे इंटरनेट से. अभी तो बहुत ज़्यादा संख्या है. ठीक है, फिर 2004 के आसपास फेसबुक आया था जो कि पहला ग्लोबली, पहला तो नहीं कहेंगे इसको, ठीक है, लेकिन एक बड़े लेवल पे पहला ये क्या था? सोशल नेटवर्किंग साइट. ठीक है, और फेसबुक के आने से ही वर्ल्ड वाइड वेब का 2.0 डेवलप हो गया था. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से जनरेशन इसका बढ़ता चला गया. ओके, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने बहुत सारे को इंक्लूड किया है, बहुत सारे को इंक्लूड नहीं किया. ये PDF जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो स्लाइड दिख रहा है, इसका मैं PDF कन्वर्ट करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा. आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं और वीडियो में आप पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट लेकर के जूम करके देख सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, वे टू कनेक्ट इंटरनेट. सपोज आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, अपनी PC को कनेक्ट करना है या किसी भी डिवाइस को जिसमें इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो सकता है, उसमें कैसे उसको कनेक्ट किया जाएगा उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, पहला क्या है? डायल अप कनेक्शन. ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है, टच करने पे जो ये आ रहा है, ये कनेक्ट डायल अप कनेक्शन. कभी कभी आप लोग मॉडम वगैरह का यूज़ करते थे या फिर इंटरनेट कनेक्शन कट जाता था तो ये वाला आता था, Windows 7 वगैरह में आता था. इसमें क्या होता था? यूज़र नेम होता था, पासवर्ड होता था और एक नंबर था जिसको डायल करना पड़ता था. एक मॉडम होता था जो कि कंप्यूटर के पीछे लगा रहता था और ये नंबर डायल करना पड़ता था. जब डायल करने के बाद क्या होता था? ये आपका इंटरनेट कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था. कई सारा जो मॉडम्स वगैरह आता था, जैसे कि पहले के ज़माने में 3G वगैरह जब यूज़ करते थे तो ये वाला डायलअप उसमें भी चलता था. जब उसको लगाते थे, जैसे ही कनेक्ट करते थे तो अपने आप ये डायलिंग करना शुरू कर देता था. ठीक है, और उस ज़माने में ये चीज़ें आती थी. ठीक, उसके बाद क्या आया? DSL आया, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. ठीक है, DSL क्या होता है? देखिए, पहले क्या होता था? इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डायलअप कनेक्शन में क्या करता था? नंबर हमको डायल करना पड़ता था. ठीक है, अब क्या हुआ कि एक सेपरेट लाइन इंटरनेट के लिए आ गई जिसमें हमको कोई नंबर डायल नहीं करना पड़ता था, जिसको DSL कहा जाता था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन. और यही ब्रॉडबैंड कहलाता है. आज के समय में जो हम लोग यूज करते हैं, जो जियो वगैरह से यूज करते हैं, वो सारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन यही DSL ही है. समझ में आ गया? इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा. इसमें देखिए एक फ़ोन जैक है जिसके थ्रू फ़ोन लाइन केबल से अटैच है और एक मॉडम में जा रहा है, DSL मॉडम से, उसके थ्रू इथरनेट केबल के थ्रू कंप्यूटर में जा रहा है. इसमें डायलअप करने की ज़रूरत नहीं थी. ठीक है, उसके बाद आया केबल कनेक्शन. केबल कनेक्शन मीन्स द पार्ट ऑफ योर TV नेटवर्क इज यूज फॉर इंटरनेट कनेक्शन. ठीक है, जैसे कि आप लोग कोएक्सियल केबल्स वगैरह से इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं. ऊपर में जो ये वाली जो इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है, ये इमेज, ठीक है, ये रेड कलर में जो दिखाई मैंने इंडिकेट किया है, ये एक मॉडम है जिसमें देखिए ये येलो कलर में इंडिकेट हो रहा है. वो क्या है?
ईथरनेट पोर्ट है जिसके थ्रू हम ईथरनेट केबल को लगा करके फिर अपने पीसी में लगाएंगे, जिससे इंटरनेट कनेक्शन हमारे पीसी में आने लगेगा। लेकिन इस मॉडल के अंदर यहाँ पे देखिए दो चीज़ दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है, ये डिश टीवी में आपको दिखाई देता होगा अक्सर, ये वाला, ये अभी रेड जहाँ पे है, ठीक है, ये डिश टीवी में दिखाई देता होगा। ये डिश टीवी के पीछे मॉडम जो आपका सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर भी लगाया जाता है, तो उसमें केबल कनेक्शन जो कोएक्सियल केबल आता है, तो ये देखिए इस मॉडम में भी वो वाला कनेक्शन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या कि ये जो आपका जो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला जो इस पार्ट में आप केबल को इंसर्ट करा सकते हैं, कौन, टीवी वाला जो, ठीक है, अगर उसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड होता है तो उसके बाद बाकी इथरनेट केबल के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब आज के डेट में भी गोरखपुर में डेन एक कंपनी है, जो मुझे ज्ञान, और भी कंपनी होंगी लेकिन मुझे जो पता है उसके अकॉर्डिंग डेन कंपनी एक ऐसी है जो केबल के थ्रू टीवी का कनेक्शन भी देती है, डिश का कनेक्शन भी देती है और उसके थ्रू इंटरनेट सर्विस भी प्रोवाइड कराती है, तो वो भी एक तरीका था। उसके बाद आया वायरलेस वाला, आप लोग फैमिलियर हैं इसलिए उसका फ़ोटो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वायरलेस में क्या रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड का यूज़ किया जाता है इंटरनेट कनेक्शन के लिए, जैसे कि वाईफाई हो गया, वाईमैक्स हो गया, या फिर मोबाइल का जो टावर के थ्रू हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं वो। उसके बाद सबसे एडवांस वाला वर्जन क्या आ गया, वो आ गया आपका सैटेलाइट के थ्रू भी हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी फ़ायदा इसमें ये है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी जियोग्राफिकल रीजन में रहें, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट रहेगी किसमें, सैटेलाइट वाले में, ठीक है। अभी इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ, स्टारलिंक एक एलन मस्क का था, वो लॉन्च करने वाला था, लेकिन किसी तरह शायद उस पर बैन लगा है या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, जिस वजह से इतना पॉपुलर हो नहीं पाया है, ठीक है। तो इतने सारे तरीके थे, इनका यूज करके हम अपने सिस्टम को किस में करेंगे कनेक्ट, इंटरनेट से कनेक्ट कर लेंगे। समझ में आ गया। तो डायलअप था आपके पास, डीएसएल था, डायलअप पुराना हो गया है, डीएसएल अभी ब्रॉडबैंड चल रहा है, वायरलेस वाला भी चल रहा है, केबल वाला भी कहीं कहीं चल रहा है, और सैटेलाइट वाला फ्यूचर है। सैटेलाइट अभी भी पॉसिबल है लेकिन इंडिया में भी फ्यूचर है, ठीक है। सैटेलाइट, अब आपके मन में सवाल और सैटेलाइट वाला को कैसे एक्सेस किया जाएगा, केबल तो बता दिए सर, वाईमैक्स भी बता दिए, वाईफाई भी बता दिए। देखिए आप लोग जैसे डिश टीवी, कोई भी टाटा स्काई वगैरह हो गया, छत पे लगाते हैं ना, तो एक्चुअली डिश टीवी क्या होता है, वो सैटेलाइट के थ्रू ही तो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो डिश टीवी में वीडियोस वगैरह आ रहे हैं, यानी डेटा आ रहा है ना, तो उसी का यूज करके क्या है, सैटेलाइट से हम लोग उसी टाइप का एंटीना एक छत पे लग जाएगा और सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आप कनेक्ट करेंगे सपोज दैट, तो आप किसी न किसी कंपनी से आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा, या तो आप सिम यूज करते होंगे, या तो आपने कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा जियो से, MTNL से, या फिर किसी से भी। अभी क्या है, मेजरली कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में, एयरटेल है, जियो है, BSNL है, वोडाफोन आइडिया कंबाइंड है, और MTNL एक्चुअली महानगर टेलीकॉम होता है शायद, BSNL का ये सब्सिडरी है जो केवल आपका मेट्रो सिटीज़ में होता है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, उसमें MTNL भी एक प्रोवाइडर है, ठीक है। तो वो कंपनी जिसके थ्रू हम लोग पैसे दे करके इंटरनेट को एक्सेस करने सब्सक्राइब करते हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहलाता है। वो क्या करता है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि समुद्र के नीचे से केबल एक कंट्री से दूसरे कंट्री को कनेक्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना इंटरनेट सर्विस इन कंपनियों को दे देते हैं, ताकि वो लोग इन कंपनी ये इंटरनेट का यूज करके वो नॉर्मल यूजर को डिस्ट्रीब्यूट कर सके और वहाँ से पैसे कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो जिस भी कंपनी का इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और मेजर रूप से क्या क्या है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है, और आपका वी के नाम से वो रिब्रांड हो गया है, जियो है आपका, BSNL है, और MTNL भी है, ठीक है। अब आता है मॉडेम क्या होता है। देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ओके। हम लोग जब भी कोई डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, तो हमारे फ़ोन में या फिर हमारे उस डिवाइस में, जिस भी डिवाइस में वो डाटा है जिसके थ्रू हम लोग सेंड कर रहे हैं या फिर रिसीव कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि डाटा डिजिटल फॉर्म में रहता है। जैसे कोई फ़ोटो है, कोई सॉन्ग्स है, कोई ऑडियो है, कोई भी वीडियो है, इस टाइप का, ठीक है। तो वो क्या डिजिटल डाटा है, ठीक, हमारे सिस्टम में है। हम जब उसको देख रहे हैं तो डिजिटली ही देख रहे हैं, स्टोर है तो डिजिटल ही है, लेकिन जब हम उसको सेंड करेंगे तो डिजिटली नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम वायरलेस के थ्रू भेज रहे हैं,
वाईफाई के थ्रू भेज रहे हैं और मोबाइल के टावर के कनेक्ट होकर के जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम तो जानते हैं कि टावर में जो कनेक्टिविटी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। वेव क्या होता है, एक एनालॉग फिनोमिनन है, ठीक है। वेव ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। डिजिटल तो वो है नहीं, वो एनालॉग है। तो वेब को एज ए कैरियर यूज करने के लिए हमको कोई ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा जिसमें हमारा डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि वो वेब के साथ मॉड्यूलेट हो सके, ठीक है, और एक जगह से दूसरे जगह जा सके, ठीक है। और वापस जब दूसरे एंड पे वो डाटा रिसीव होगा तो वहाँ पे भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उस एनालॉग डाटा को, क्योंकि एनालॉग डाटा तो हमको दिखाई नहीं देगा, तो उसको फिर से वो डिजिटल रूप में कन्वर्ट करे और उसमें जो भी डाटा है, जैसे वीडियो है, ऑडियो है, वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये जो फिनोमिनन होता है ना डिजिटल, जब भी डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में चेंज किया जाता है तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और जब वो ट्रैवल करता हुआ दूसरे वाले एंड पे जाता है तो वहाँ पे उसको मिलता है क्या, आपका एनालॉग डाटा। अब उसको डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। और ये दोनों काम एक ही डिवाइस करता है जिसको कहते हैं मॉडेम। तो ये मॉडेम एक्चुअली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों को शॉर्ट करके एक साथ कंबाइन करके ये नाम पड़ा हुआ है। एक ही डिवाइस दोनों काम करता है। सेंडर के एंड पे ये मॉड्यूलेशन का काम करता है और रिसीवर के एंड पे ये डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। और ये मॉडेम है आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे मॉडेम, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉडेम है। ये भी मॉडेम, ये फ्रंट व्यू है, ये बैक व्यू है। देखिए इसमें आप इथरनेट केबल लगा सकते हैं, ये वाईफाई मॉडेम है। इथरनेट केबल लगा करके आप एक्सेस कर सकते हैं। मेन कनेक्शन जो आपका आएगा इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर से फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या वाईफाई के थ्रू दे सकते हैं। समझ में आ गया बात, ठीक है। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कभी इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, और कौन कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से हार्डवेयर हैं जिनके थ्रू हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो पहला हमने डिफरेंट वे देख लिया, जैसे कौन सा कनेक्शन होता है, DSL होता है आपका, और डायल अप कनेक्शन होता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, केबल कनेक्शन होता है। उसके बाद हम लोग क्या देख लिए, कौन सा चीज़ और ज़रूरत पड़ेगा, तो हमको भाई ISP की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम इंटरनेट को परचेज कर पाएंगे, जो हमको प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद क्या है, एक डिवाइस चाहिए होगी जिसका नाम है मॉडेम। मान लीजिए सारा चीज़ हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम जब वेबसाइट खोलेंगे तो उसके लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। हाँ, जाहिर सी बात है, कंप्यूटर चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन मोबाइल चाहिए होगा या कंप्यूटर चाहिए होगा वो तो अलग बात है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है जो कि इंटरनेट एक्सेस करने में, यानी कि जो कि एक्चुअली बेसिकली वो www को एक्सेस करने में हमारा हेल्प करता है, तो उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र वो सॉफ्टवेयर होता है जो वेब पेज को, रिमोटली लोकेटेड वेब पेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करने और उन डाटा को देखने का वो सर्विस प्रोवाइड करता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप्स के वेब ब्राउज़र के इमेजेस दिए हुए हैं। क्रोम है, क्रोमियम है, आपका ब्रेव ब्राउज़र है, डॉग ब्राउज़र है, डकडगो है, सफारी है, एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स, डॉल्फिन ब्राउज़र है, और भी बहुत सारे ब्राउज़र है, लॉट्स ऑफ ब्राउज़र, नेटस्केप नेविगेटर है, ठीक है, UC ब्राउज़र है आपका। तो इतने सारे ब्राउज़र, देखिए यहाँ पे ऑनियन टोर भी है। टोर ब्राउज़र किस लिए यूज़ होता है, टोर ब्राउज़र जिससे डार्क वेब वगैरह होता है उसको अगर ओपन करना चाहते हैं तो टोर ब्राउज़र का आपको यूज़ करना पड़ेगा। ये टोर ब्राउज़र है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, रेड, ये टोर ब्राउज़र, ये ऑनियन प्याज की तरह जो दिखाई दे रहा है, ये घोड़े वाले सिंबल के नीचे, ठीक है। ये आपका ब्रेव है, ब्रेव ब्राउज़र का आजकल प्रचार आप लोग देख रहे होंगे। सपोज दैट आप बहुत टाइम में आप लोग क्या कई सारी वेबसाइट्स को खोलते हैं, उसमें कई सारा एड्स दिखाता है। अब या तो आप एड ब्लॉकर इंस्टॉल कीजिए या फिर वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल कीजिए। वेब ब्राउज़र क्या होता है, उन सारी एड्स को हटा देता है और आपको एक हेजल फ्री इंटरनेट कनेक्टिविटी और ब्राउजिंग का एक्सपीरियंस देता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्रोम। एक मिनट, ये क्रोम है, क्रोम दिखाई दे रहा है, क्रोम। अब क्रोम के बगल में एक और क्रोम जैसा ही दिखने वाला एक है, उसको कहते हैं क्रोमियम। क्रोमियम क्या होता है, जैसे क्रोम है, क्रोम गूगल के द्वारा डेवलप्ड एक क्लोज मतलब प्रोप्राइटरशिप वाला एक ब्राउज़र है। उसी तरह सेम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एक ओपन सोर्स वर्जन भी है क्रोम का, जिसको कहते हैं क्रोमियम। ओपन सोर्स वर्जन इसलिए है क्योंकि वो क्लोज नहीं है, उसको कोई भी डेवलप कर सकता है, उसके सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो वो क्रोमियम है। एज क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू प्रोवाइड किया गया एक न्यू वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सेम उसी का है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, मोजिला फायरफॉक्स ओपन सोर्स
और सबसे सिक्योर वेब ब्राउज़र होता है। ठीक है, सफारी क्या है? सफारी वेब ब्राउज़र एप्पल के सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है। ओपेरा मिनी है आपका, यूसी ब्राउज़र है, डॉल्फिन है, इसी तरह कई सारे ब्राउज़र्स हैं। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस करते हैं इंटरनेट को, वेब ब्राउजिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम लोग किसको एक्सेस करते हैं? वेब पेजेस को एक्सेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र www का ही यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को आप लोगों के सामने दिखाता है। यही ये प्रोटोकॉल है, ये सिस्टम है जिसके थ्रू कनेक्टेड जो इंटरलिंक जो वेब पेजेस होते हैं वो एक्सेस किए जाते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। ठीक है, और इसका इन्वेंशन टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जिसके बाद ही मतलब मेन रूप से वेबसाइट, वेब पेजेस वगैरह का इनोवेशन ज़्यादा हो पाया है। ठीक है, अगला है वेबसाइट एंड वेब पेजेस। देखिए, वेबसाइट क्या होता है और वेब पेजेस क्या होता है? सिंपल सा बात, जस्ट इमेजिन यू हैव अ बुक एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पेजेस इनटू दैट बुक, so each and every particular page represents the web page and whole book represents the website. So web page is a document, digitally designed document which can be accessible through web browser, and website is the collection of web pages. सिंपल सा बात। वैसे यहाँ पे बहुत सारा 2-3 पॉइंट मैंने नोट करके लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ लेता हूँ। ए वेब पेज इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट, बता दिया मैंने। वेब पेज इज द कंटेंट दैट इज डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट। ए वेबसाइट इज ए प्लेस टू पुट एंड डिस्प्ले कंटेंट। समझ में आ गया बात? ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, लॉगिन पेज है, होम पेज है, अबाउट पेज है, ये सब क्या है? ये वेब पेज है। ठीक है, वेबसाइट क्या है? अच्छा, सपोज दैट लॉगिन पेज है, किसका लॉगिन पेज है? फेसबुक का है, जीमेल का है, किसका है? जीमेल का है मान लीजिए, या फेसबुक का है, तो facebook.com वेबसाइट हो जाएगा। और लॉगिन पेज पार्टिकुलर एक पेज है, इसलिए वो वेब पेज कहलाएगा। समझ में आ गया? बस इतना ही अंतर है। नेक्स्ट, वेब सर्वर। व्हाट इज वेब सर्वर? वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर विच ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ए सर्वर सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, उसी तरह से सर्वर के लिए अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे विंडोज़ का हम लोग अभी लेटेस्ट में विंडोज 11 यूज कर रहे हैं, उसी तरह से विंडोज सर्वर 2007, ये सब विंडोज सर्वर 2000, इस टाइप का सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम एक अलग होता है जो कि सर्वर पर इंस्टॉल होता है। जब भी कोई क्लाइंट कोई सर्विस रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर ही होता है जहाँ पे ढेर सारे वेब पेजेस वगैरह, वेबसाइट वगैरह, डाटा वगैरह स्टोर किए हुए होते हैं पहले से, जिसको वो रिस्पॉन्स करता है ताकि हमको दिखाई दे। सपोज दैट हम लोग google.com खोल रहे हैं तो वहाँ पे कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, कुछ डाटा दिखाई दे रहा है, कुछ भी दिखाई दे रहा है। वो सारा डाटा कहाँ स्टोर है? वो सारा का सारा डाटा स्टोर है गूगल के सर्वर पे। ठीक है, तो सर्वर वो कंप्यूटर है जो रिमोटली लोकेटेड है, और जब भी हम कोई रिक्वेस्ट उससे करते हैं तो वो हमारे रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करता है, उसके पास वो सारे डाटा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सर्फिंग द वेब। व्हाट इज सर्फिंग द वेब? जस्ट ब्राउजिंग द वेब इज नोन एज सर्फिंग द वेब। सर्फ करना मतलब एक्सप्लोर करना। whenever you are going to explore some website or some services on the internet, then at that time you are surfing the web. okay, जैसे सपोज दैट मैं कोई यूट्यूब चला रहा हूँ, कोई गूगल सर्च कर रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ, कोई गाना सुन रहा हूँ, कोई और सर्विस यूज कर रहा हूँ इंटरनेट पे, तो वो सारी एक्टिविटी मेरी क्या कहलाएगी? वेब सर्फिंग कहलाएगी। समझ में आ गया? वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगा? वेब सर्फिंग कहलाएगा। क्लियर? तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। आई थिंक ये ख़त्म होने जा रहा है। ओके, सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये जो स्लाइड है इसका मैं PDF कन्वर्ट करके ग्रुप में डाल दूंगा, वीडियो तो आपके पास है ही। ओके, बाकी चीज़ें अगले क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।